अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का भाग 1 में हम पुष्पी पौधे का निम्नांकित चित्र बताए थे। उसमें सारा चित्र का हम नाम बताए थे। जो भी चित्र के पाट हो, नर हो, मादा हो, जयांग हो, पुमंग हो, उस सारा चित्र में हम इससे पहले बता चुके हैं। अब उसके आगे पढ़ेंगे। अब उसके आगे क्या है, तो फिर से एक बार चित्र को देख लेते हैं, तब समझ में आएगा। हम जानते हैं इसको पहले बाह्य दल कहते हैं, इसको दल पुज्म कहते हैं, इसको पुमंग कहते हैं, और ये वाला जो भाग है इसको पराग कोश कहते हैं, और पराग कोश के अंदर परागकण बनता है। अब इसके आगे ये जो भाग है इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। अब देखो किस तरह से परागकण बनता है। चूंकि यही परागकण नर युग्मक है, इससे पहले भी बता चुके हैं, यही परागकण नर युग्मक है। अब इसमें पहले समझ लीजिए, पराग कोश के अंदर, यहाँ देखिए ध्यान से, ये पराग कोश है, इस भाग को हम यहाँ ले आते हैं, ये पराग कोश है, इसको पराग कोश कहते हैं। पराग कोश के अंदर परागकण बनता है, ये वाला, इसको परागकण कहते हैं। देखिए, पराग कोश के अंदर परागकण बनता है, और जब पुष्प परिपक्व हो जाता है, जब पुष्प परिपक्व हो जाता है तो ये पराग कोश फट जाता है, और फटने के बाद इसमें ढेर सारा परागकण, इसमें ढेर सारा परागकण इस वर्तिकाग्र पर आ जाता है, और वर्तिकाग्र पर कुछ दिन के बाद अंकुरित हो जाती है। वर्तिकाग्र पर आ जाती है, और वर्तिकाग्र पर आने के बाद कुछ दिन के बाद ये अंकुरित हो जाती है, और अंकुरित होने के बाद ये एक पराग नली द्वारा बीजांड में प्रवेश करते हैं। एक पराग नली द्वारा बीजांड में परागकण प्रवेश करते हैं, और बीजांड में पहले से क्या है, मादा युग्मक, यानी ये नर युग्मक आया, ये नर युग्मक आया, और यहाँ पहले से क्या है, मादा युग्मक। ये दोनों आपस में फ्यूज कर लेंगे। फ्यूज करने के बाद युग्मनज बनेगा, युग्मनज बनेगा तो नया पौधा बनेगा। तो इसी प्रक्रिया से पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। आई बात समझ में? सबसे पहले इसमें हम लिख देते हैं। देखिए, इसमें लिखते हैं कि पराग कोश के अंदर परागकण है, परागकण बनता है। याद रखिए, पराग कोश के अंदर परागकण बनता है जब पुष्प परिपक्व हो जाता है तो पराग कोश फट जाता है। पराग कोश, जब पराग कोश के अंदर परागकण बनता है, और जब पुष्प परिपक्व हो जाते, यानी उस अवस्था में आ जाता है कि जब उसमें बीज अंकुरित करने का समय आ गया है। पुष्पी पौधे में जब जान लेते हैं कि अब ये पुष्प जो है ये तोड़ने वाले हैं, जब परिपक्व हो जाता है, उसी को परिपक्व कहते हैं। पराग कोश के अंदर परागकण बनता है। यही परागकण क्या है, ये परागकण है नर युग्मक। याद रखिएगा, ये नर भाग है, ये नर युग्मक है। जब पुष्प परिपक्व हो जाता है तो परागकोश फट जाता है, तो इसमें से परागकण
किसी भी माध्यम द्वारा, किसी भी माध्यम द्वारा, इसमें ऑप्शन में दे देते हैं, चाहे वह हवा द्वारा या जंतु द्वारा, याद रख लेना है। परागकण किसी भी माध्यम द्वारा, तो चाहे वह हवा द्वारा हो या जंतु द्वारा, परागकण वर्तिकाक पर आ जाती है, वर्तिकाक पर पहुंच जाता है, वर्तिकाक पर पहुंच जाता है और फिर अंकुरित होने और फिर कुछ दिन के बाद अंकुरित होने लगता है और अंकुरित होने के समय में पराग नली बनाता है, पराग नली बनाता है। यही पराग नली के द्वारा परागकण बीजांड में प्रवेश करता है, बीजांड में प्रवेश करता है, बीजांड में प्रवेश और बीजांड प्रवेश करता है। बीजांड में पहले से मादा युग्मक है, फिर ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूज करते हैं और एक जाइगोट बनाता है। जाइगोट बनाएगा तो भ्रूण बनेगा और भ्रूण बनेगा, भ्रूण से नया पौधा विकसित होगा। यही प्रक्रिया पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहलाता है। आई बात समझ में? इसको ध्यान से समझिए, चित्र पर बड़ी गौर से देखिए, चित्र पर फोकस कीजिए, समझ में आ जाएगा। हम फिर से एक बार चित्र पर देख लेते हैं। चित्र पर देखिए, इसको पराग कोश कहते हैं। पराग कोश के अंदर परागकण बनता है और यही परागकण नर युग्मक है। जब पुष्प परिपक्व हो जाता है तो ये पराग कोश फट जाता है और फटने के बाद इसमें जो परागकण है किसी भी माध्यम द्वारा, चाहे वह हवा द्वारा हो या कीट द्वारा हो, ये इसका परागकण इस वर्तिकाक पर आ जाती है और वर्तिकाक पर कुछ दिन के बाद ये अंकुरित होने लगते हैं और अंकुरित होने के बाद ये एक पराग नली बनाती है। इसको पराग नली कहते हैं। एक पराग नली बनाती है और पराग नली के द्वारा पराग नली के द्वारा परागकण सीधे बीजांड में प्रवेश करती है और बीजांड में पहले से क्या है? बीजांड में पहले से है मादा युग्मक। तो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में फ्यूज करेंगे तो इससे युग्मनज बनेगा, जाइगोट।
और युग्मनज बनेगा तो एक नया पौधा विकसित होगा। तो इसी प्रकार से पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होते हैं। तो लैंगिक जनन मतलब नर और मादा, बता दिए किस प्रकार से नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन। अब इसके आगे पढ़ेंगे। हम अब इसका एक भाग पढ़ेंगे, पुमंग के बारे में पढ़ेंगे। पुमंग का एक भाग हम इससे पहले बता चुके थे कि पुष्प में जितने सारे फूल हैं उसको पुमंग कहते हैं। किसी एक को अगर उस पुष्प में से अलग कर लिए तो उसको पुंकेश्वर कहते हैं। तो अब इस पुंकेश्वर के बारे में जानते हैं कि ये इस भाग को हम यहाँ से अलग कर लिए। इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम है पुंकेश्वर। हम अंग्रेजी से पहले भी लिखा दिए हैं। और पुंकेश्वर के दो भाग होते हैं। इसको हम पराग कोश कहते हैं और इसको पुतंतु कहते हैं। ध्यान से देखिए, किसी एक पुमंग को हम क्या कहते हैं? पुंकेश्वर कहते हैं। पुंकेश्वर के दो भाग होते हैं, एक परागकोश और एक पुतंतु। अब इन परागकोश के अंदर पढ़ेंगे कि परागकोश के अंदर क्या है। अब इस परागकोश को यहां से कट कर लेते हैं और इसको यहां ले आते हैं। यहां ले आए। अब इसको हम आधे से काट देते हैं। आधे से काटने के बाद तो एक परागकोश में दो बालियां होती है। लिखेंगे, इसको यहां से काट ले। अब लिखेंगे प्रत्येक परागकोश में दो बालियां होती है। दो बालियां होती है। इन दो बालियों के दो चैम्बर होते हैं। अब बताते हैं कैसे। तो इसको काटने के बाद ये इस तरह से दिखता है। प्रत्येक परागकोश में दो बालियां होती है। अब देखिए, ये दो बाली हैं, ये दो बाली है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, प्रत्येक परागकोश में दो बालियां होती है और इन दो बालियां में दो चैम्बर होते हैं। ये इस तरह से है एक बाली। इसको अगर ऐसे काट दें 20 से तो ये कितना हो गया? 2। तो ये दो चैम्बर होते हैं। आई बात समझ में? प्रत्येक परागकोश में दो बालियां होती है। इन दो बालियां के दो चैम्बर होते हैं। तो एक ये और ये, एक ये एक ये, तो दो चैम्बर होते हैं। प्रत्येक परागकोश में दो बालियां होती है। दो बालियां होती और इन दो बालियों के दो चैम्बर होते हैं। तो इन चैम्बर को
यहाँ ध्यान से देखिए, ये पराग कोश है, ये पराग कोश को यहाँ से हम काट के इसको आधा कर लिए, आधा तो इस प्रकार से दिखेगा। इस प्रकार से देखने के बाद इसमें दो बालियाँ होती है। अब मान लीजिए ये एक है, अगर इसको हम बीच से यहाँ से ऐसे कट कर दें, यहाँ से ऐसे कट करने के बाद मान लो यहाँ से इसको ऐसे ये है, यहाँ से इसको ऐसे कट कर दे तो एक का दो दिखाई दिया, एक का दो। तो प्रत्येक में कितने होते हैं? दो। एक ये है, एक ये है। अगर इसको इस तरह से काट दिए तो एक दो बाली का हो गया ना, दो बाली में दो चैम्बर, एक यहाँ दो दो चैम्बर हो गया ना। तो इन चैम्बर को लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो इस प्रकार एक पराग कोश में दो दो चार लघु बीजाणु धानी होते हैं और इन्हीं लघु बीजाणु धानी में पराग कण का निर्माण होता है। आई बात समझ में? अब इसको फिर से देखते हैं एक बार। परागकोश को हम अलग कर लिए, पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश, पुतंतु। परागकोश को अलग कर लिए, प्रत्येक परागकोश में दो बालियां होती हैं, हम बता दिए हैं। प्रत्येक परागकोश में दो बालियां होती हैं और इन प्रत्येक परागकोश में दो बालियां होती है और इन दो बालियां में दो चैम्बर होते हैं। तो अब इसको हम अगर यहाँ से आधा करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। आधा करने के बाद प्रत्येक में दो बालियां होती, तो एक और एक इसके दो चैम्बर होते हैं, तो एक एक दो चैम्बर। तो इसलिए इस चैम्बर को, इसको ही हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी, इसी को कहते हैं लघु बीजाणुधानी। माइक्रोस्पोर्स, इसी को क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी। तो इन्हीं लघु बीजाणुधानी में पराग कण का निर्माण होता है। ये देखिए, ये इसी को पराग कण कहते हैं, इसी को पराग कण कहते हैं। इन्हीं लघु बीजाणुधानी में पराग कण का निर्माण होता है। पूछा जा सकता है पराग कण का निर्माण कहाँ होता है? तो पराग कण का निर्माण लघु बीजाणुधानी में होता है। पराग कण का एक नाम और है, इसको लघु बीजाणु भी कहते हैं। पराग कण को लघु बीजाणु भी कहते हैं। इसको लघु बीजाणु भी कहते हैं, लघु बीजाणु। इसमें बताए थे कि इसमें दो बालियां होती, इसी को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी। इसी को कहते हैं लघु बीजाणु धानी। माइक्रोस्पोर्स। अब देख लीजिए, पराग कोश के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं को अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। ये पराग कोश है, इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है, तो इन कोशिकाओं को अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं, पराग कोश के अंदर बहुत सारी
कोशिकाएं होती है। इन कोशिका को अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। ध्यान समझिए, पराग कोश के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है और इन कोशिकाओं को हम अधोस्तरीय कोशिकाएं कहते हैं। अब ये अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। और बड़ी होकर परपशु कोशिका बनाती है। फिर परपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। और विभाजन होकर दो कोशिका बनाती है। विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है। एक को कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरे को कहते हैं प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब यहाँ एक बार हमको फिर से देखना है। हम इस पराग कोश के कोशिका को हम यहाँ ले आते हैं। ये कोशिका को हम यहाँ ले आते हैं। ध्यान से देखिए, पराग कोश के अंदर इसको हम पराग कोश कहते हैं। पराग कोश के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है। ये बहुत सारी कोशिका, इन कोशिकाओं को हम अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। देख लीजिए, इन कोशिका को हम यहाँ ले आए हैं। इनको क्या कहते हैं? अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। इनको कहते हैं, इसको हम यहाँ ले आए हैं। याद रखो, इस कोशिका को हम यहाँ ले आए हैं, अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। ये आकार में बड़ी हो जाती है। ये आकार में बड़ी हो जाती है। तो बड़ी हो गया तो ये इतना बड़ा हो गया, आकार में बड़ी हो जाती है। और बड़ी होने के बाद ये परपशु कोशिका बनाती है।
जिसको हम प्रपशु कोशिका कहते हैं। अब इसमें प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, यानी एक कोशिका से दो बनेगा। तो एक को कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरे को कहते हैं प्राथमिक पूर्वबीजाणु जनन कोशिका। ध्यान से देखिए, पराग कोश के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है और उन कोशिकाओं को अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। वही अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, बड़ी होने के बाद उसे प्रपशु कोशिका कहते हैं। फिर प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन हो के वह दो कोशिका बनाती है। दो कोशिका, एक को कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरे कोशिका को कहते हैं प्राथमिक पूर्वबीजाणु जनन कोशिका। आई बात समझ में? फिर अब आगे देखना है कि आगे क्या है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका को हम पढ़ते हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका लगातार विभाजित होती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका लगातार विभाजित होकर दो से चार, 4 से 8, 8 से 16। प्राथमिक भित्तीय कोशिका लगातार विभाजित होकर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 विभाजित होकर ढेर सारा कोशिका का समूह बना लेती है। इन्हीं समूह को प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। इन्हीं को प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। इन्हीं को प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। और प्राथमिक भित्तीय कोशिका लगातार विभाजित होकर और प्राथमिक भित्तीय कोशिका लगातार विभाजित होकर 3 स्तर में बंट जाती है। 3 स्तर में बंट जाती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका लगातार विभाजित होकर 3 स्तर में बंट जाती है। आई बात समझ में? यहाँ ध्यान से देखिए, पराग कोश के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है। उन कोशिकाओं को हम अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। ये आकार में बड़ी हो जाती है, इसको प्रपशु कोशिका कहते हैं। प्रपशु कोशिका समसूत्री विभाजन होकर 2 कोशिका का निर्माण करती है। तो एक को कहते हैं प्राथमिक, इसको कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ये कोशिका प्राथमिक भित्तीय कोशिका लगातार विभाजित होती है। ये बनाती है 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। इसी तरह से यह एक कोशिका का समूह बना लेती है। ये एक कोशिका का समूह बना लेती है। तो इन्हीं को कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका।
इन्हीं को प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। और समूह बनाने के बाद ये 3 स्तर में बंट जाती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका जब पूरे समूह बना लेती है तो समूह बनाने के बाद ये 3 स्तर में बंट जाती है। अब इस 3 के बारे में पढ़ेंगे। पराग कोश के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है, इसको अधोस्तरीय कहते हैं। ये आकार में बड़ी हो जाती है तो इसको परपशु कोशिका कहते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो इसको कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, इसको कहते हैं प्राथमिक पूर्वबीजाणु जनन कोशिका। ये लगातार 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 विभाजित होती है तो इसी को कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। अब ये विभाजित होने के बाद 3 स्तर में बढ़ जाते हैं। तो पहला को हम कहते हैं बाह्य त्वचा, या इसको बाह्य अस्तर भी कहते हैं। दूसरा को कहते हैं मध्य स्तर। मध्य स्तर में एक बात नोट कीजिएगा, ये 1 से 3 लेयर का होता है, 1 से 3 परत का होता है। और तीसरा है टेपिटम। यहां देखिए, तीसरा है टेपिटम। अब बताते हैं, ये जो सबसे बाहरी है इसी को कहते हैं बाह्य स्तर, जो सबसे बाहरी वाला भाग होता है। इसके बाद जो मध्य स्तर होता है वह 1 से 3 लेयर का होता है। इसमें 3 लेयर बनाएंगे। इस 1 से 3 लेयर होता है तो इसी को कहते हैं मध्य स्तर, यानी मिडिल लेयर। ये हम क्या बताएं, 1 से 3 लेयर का होता है। और सबसे जो बीच में रहता है इसी को कहते हैं टेपिटम। इसको कहते हैं टेपिटम। टेपिटम अंग्रेजी लिख दिए हैं। टेपिटम क्या है? ये जो पराग बन रहे परागकण को पोषण प्रदान करना। ये बाह्य स्तर हो गया, ये 1 से 3 लेयर का मध्य स्तर हो गया। अब देखिए मध्य, यहां एक बात नोट में लिख देते हैं, मध्य स्तर 1 से 3 लेयर का होता है। ये जल्द ही नष्ट हो जाता है। ये जल्द ही नष्ट हो जाता है। नष्ट होकर बन रहे परागकण को पोषण प्रदान करता है। यहां ध्यान समझिए,
प्राथमिक भित्तिक कोशिका लगातार कोशिका विभाजित होकर 3 स्तर में बढ़ जाती है। पहला है बाह्य त्वचा, ये बाह्य त्वचा है। उसके बाद दूसरा है 1 से 3 लेयर जो मध्य स्तर होता है, और सबसे जो बीच में होता है उसको टेपिटोम कहते हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे अंदर की जो स्तर है, स्तर होता है, उसे टेपिटम कहते हैं। याद रखिए, बाह्य स्तर और ये 1 से 3 लेयर का होता है उसको मध्य स्तर कहते हैं, और मध्य स्तर क्या होते हैं, बहुत जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। और सबसे अंदर का जो स्तर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे टेपिटम कहते हैं। आई बात समझ में? तो मध्य स्तर यहाँ एक बार फिर से देखिए, मध्य स्तर जो है ये क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। इसको मिटा देना है। ये यहाँ पर क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। इसको हम इस दूसरा चित्र में इसमें मिटा दिए हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या नष्ट होने के बाद बन रहे परागकण को पोषण प्रदान करते हैं। अब टेपिटम का कार्य क्या है? टेपिटम का कार्य विकसित हो रहे परागकण को पोषण प्रदान करना, या बन रहे परागकण को पोषण। टेपिटम का कार्य बहुत बार पूछा जाता है कि टेपिटम का कार्य क्या है, तो बन रहे परागकण को पोषण प्रदान करना। तो बस आज यहीं तक।